मैं जो बातचीत करने जा रहा हूँ उसमें अगरचे मेरा ताल्लुक़ तो बाएं बाजू से है, मगर मेरा ख्याल है किसी का किसी भी बाजू से ताल्लुक़ हो वो इन मामलात को समझ पाएगा और शायद मुझसे इत्तेफाक भी कर पाए। क्योंकि जिस बहरान की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी बहरान है। और ये बात अगर मैं आपका ख्याल है इस वजह से कह रहा हूँ कि शायद नौजवानों को डर लग जाए और वो जो बीच में नौजवान बैठा अभी तक अपने फ़ोन पे लगा हुआ वो भी जाग जाए, अच्छा बहरान हो रहा है, मुझे पता चले क्या बहरान हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं, फिक्र ना करें, आप वापस फ़ोन पे जा सकते हैं अगर आपका जी करे तो। मतलब आपको डराने, चौंकाने, धमकाने, जगाने के लिए ये बात नहीं कही जा रही कि पाकिस्तान के अंदर बहरान है। हकीकत है, घी की कीमत को देख लें तो 208 रुपए उसमें इजाफा हुआ, कुकिंग ऑयल की कीमत को देखें तो 213 रुपए उसमें इजाफा हुआ, गैस की कीमतों को आप देखेंगे तो जो लोअर टियर के कंज्यूमर्स हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनको भी उसी रेट पे गैस फराहम की जाएगी जिस रेट पे अपर टियर वाले लोगों को फराहम की जाता है, यानी कि 600% गैस की कीमतों में गरीबों के लिए इजाफा हो जाएगा। एयरलाइन टिकटों के अंदर 20% इजाफा हो चुका है, रेलवे की टिकटों के अंदर 20% इजाफा हो चुका है। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूं वहां की फीसों में 14% इजाफा हो चुका है, अगरचे मेरी तनख्वाह में इजाफा नहीं किया उन्होंने। पेट्रोल की कीमत जो है वो कह रहे हैं 280 रुपए, शायद 300 रुपए तक पहुंच जाए। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा तो तमाम कीमतों में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के नतीजे में ही बिजली बनती है और उसी के नतीजे में ट्रांसपोर्ट सेक्टर काम करता है। तो हर चीज में बिजली कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है और कहीं ना कहीं से उसको फैक्ट्री से मूव करके दुकान तक पहुंचाना पड़ता है। इन द मीन टाइम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये कहना है कि जनाब अली हम आपको पैसे दे देते हैं, आपको बचा लेंगे, बल्कि जो हमने पहले आपको $5 बिलियन का ग्रांट दिया था, उसको हम ग्रांट नहीं लोन दिया था, उसको हम $8 बिलियन कर देते हैं। आप तो खुश हो गए हैं, देखिए नौजवान जो है मुस्कुरा रहा है, $8 बिलियन हो गए, कमाल है ये तो। मगर मजेदार बात ये कि इसके साथ उन्होंने कुछ शराइत लगाई हैं, और शराइत उन्होंने ये लगाई हैं जो वो हर जगह लगाते हैं। उनके पास वन साइज फिट्स ऑल वाला जूता है। वो कहते हैं हर बंदे जिसको जूता पहनना है वो हमारा जूता ही उसने पहनना है। कि वो ये कहते हैं कि मंडी, मार्केट इकोनॉमी, सरमायादारी निज़ाम को हुकूमतों ने ख़राब किया है। सब्सिडी, कहीं सब्सिडी देकर, कहीं कीमतों को गिराकर, कहीं कीमतों को उठाकर। तो ये तमाम की तमाम सब्सिडीज ख़त्म कर दी जाएं और अगर मार्केट इकोनॉमी को काम करने की इजाज़त और मोहलत दी जाए तो फिर मुख्तलिफ ममालिक जो है वो तरक्की कर सकेंगे। नतीजतन वो ये कहते हैं जिस भी मुल्क में जाते हैं वो एक ही सबक पढ़ाते हैं, और वो सबक ये है कि ट्रेड डेफिसिट बैलेंस होना चाहिए, बजट डेफिसिट बैलेंस होना चाहिए। बस इतनी महंगी महंगी फीसें फूसें लेकर और सैलरीज वगैरह लेकर, PhD वगैरह करके उन्होंने सिर्फ यही सबक सिखाना होता है कि अपना बजट बैलेंस करें और अपना ट्रेड डेफिसिट बैलेंस करें। अब देखें ये तो हर घर में होता है। यहाँ पे कुछ शादीशुदा लोग भी बैठे होंगे, मुझे लग रहा है, उम्मीद है, चेहरे से पता चल रहा है, जो शादीशुदा होता है ना उसका चेहरा बदल जाता है। तो हर घर के अंदर बजट बनता है। जनाब आली अगर किसी कोई प्रोफेसर है, उसकी कोई तनख्वाह है, तो वो अपनी बीवी को पहले कह देता है कि इतने ही पैसे हैं जी, इसी के अंदर गुजारा करना है, बच्चों की तालीम भी पूरी करनी है, सेहत के सहूलियात, माँ बाप का ख्याल भी रखना है, घर में रोटी भी आनी है, चीनी भी आनी है, थोड़ा सा बिजली पे भी अखराजात होंगे वगैरह वगैरह। कुछ थोड़े से पैसे अगर बचें तो उससे मैं एक आध सिगरेट भी खरीद लूँगा, ये नॉर्मल बात है। तो हमारा मुल्क जो है, जहाँ पे टॉप लेवल के इकोनॉमिस्ट हैं, जहाँ पे सबसे दुनिया जहाँ के पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट मिफ्ता इस्माइल और हफीज शेख जैसे लोग हैं, उनसे ये बजट बैलेंस नहीं होता। गौरतलब बात है, जो आप घर में रोज करते हैं वो इनसे मुल्की सतह पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? असल सवाल ये है। अब IMF ने ये कहा हम आपको ये डॉलर दे देंगे, अभी तो हमें $1 बिलियन भी मिल जाए तो हम उस पर भी बड़े खुश हैं, मगर शर्त यह है कि आपने बजट बैलेंस करना है और ट्रेड डेफिसिट बैलेंस करना है। ट्रेड डेफिसिट समझा देता हूँ कि वो होता है कि जो बैरूनी आपने तिजारत की है उसमें जो आपको आमदनी है और जो खसारा है वो बैलेंस करना होता है, यानी आपको खसारा ना हो। और बजट डेफिसिट का मतलब ये है कि जो आपने टैक्स वगैरह वसूल किए और जो आपने अखराजात किए वो भी बैलेंस होने चाहिए। जितने टैक्सेस में पैसे आ रहे हैं उतने ही पैसे जो हैं वो आप खर्च करें, उससे ज़्यादा ना खर्च करें, सीधी सी बात। ले जी, अब मिफ्ता इस्माइल साहब जिनके बारे में कहा जाता था कि ये विजर्ड हैं, विजर्ड कमाल कर देते हैं, और फिर PMLN की हुकूमत आई, उसने कहा जी ये महंगाई जो PMLN जो
सॉरी पीटीआई ने की, इमरान खान ने की, हमें मौका दें, हम इसको मिटा देंगे। महंगाई मुकाऊ मार्चेस भी उन्होंने की वगैरह वगैरह, और जब वो आए तो उन्होंने 10 गुना ज्यादा महंगाई कर दी। तो क्या वजह है इसकी, हो क्या रहा है, मामला क्या है? बजट जो बनाया मिफ्ता इस्माइल साहब ने 9.2 ट्रिलियन रुपीस का बजट है, जिसमें से 56.4% बजट सिर्फ डेट रीपेमेंट पर है, कर्जों की अदायगी पर है। इसका मतलब आधे से ज्यादा आपका कौमी बजट जो है वो तो कर्जों की अदायगी में जा रहा है, जिसमें से 3.4 ट्रिलियन रुपए जो है वो मुकामी यानी कौमी कर्जों की अदायगी है, और 5 बिलियन रुपीस जो है वो बैनुल अक़वामी कर्जों की अदायगी। यानी कि जो मुकामी कर्जे हैं वो बैनुल अक़वामी कर्जे से ज्यादा है, 65% मुकामी कर्जे हैं और 35% बैनुल अक़वामी कर्जे हैं। इनको पूरा करने के लिए उन्होंने पेट्रोल लेवी वापस ले आई है। आपको पता है पेट्रोल की कीमत 280 से 300 रुपए तक पहुंच जाएगी, बिजली की कीमतों में 20% इजाफा हो जाएगा। 1.1 ट्रिलियन रुपीस की सब्सिडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पावर के हवाले से, बिजली के हवाले से दी जा रही है, और फिर भी हुकूमत को 5 बिलियन रुपए की सर्कुलर डेट में फंसे हुए। ये क्या है सारा मामला, थोड़ी देर बाद समझाता हूं। जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है इसमें से 65% बिजली डीजल वगैरह से और ऑयल वगैरह के प्रोडक्ट से प्रोड्यूस हो रही है। सिर्फ 35% बिजली पानी की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से प्रोड्यूस हो रही है। बाकी सारी बिजली जो है वो डीजल वगैरह को जलाकर प्रोड्यूस की जा रही है। अंदाजा करें हमारे पास डीजल है कोई नहीं खास, पेट्रोल भी कोई खास नहीं, मगर हम उसको जला के बिजली चला रहे हैं। 65% बिजली। मीनवाइल अगर आप ये सोच रहे हैं कि तरक्याती मंसूबे होंगे, मैंने देखा कि ये जो मोटरवे बना है ये तो कमाल है, चीनियों ने आके जो बना दिया। मैं तो बड़े मौज मेले में आया, जब मैं टनल पे घुसा मैंने कहा ये तो पाकिस्तान नहीं लग रहा, ये तो कोई फ्रांस लग रहा है। मगर जो हमारा अपना बजट है डेवलपमेंट अखराजात पे यानी कि तामीराती अखराजात पे, उसमें 11% कटौती है, हेल्थ केयर में 31% कटौती है, एजुकेशन में 1.5% कटौती है, हाउसिंग के बजट में 77% कटौती है। मगर घबराए ना, अगर आप ये समझ रहे हैं कि इंडिया पे हमला कर देगा तो फिक्र ना करें, डिफेंस स्पेंडिंग में 6% इजाफा है। और मजेदार बात यह है कि जो 6% इजाफा है इसमें जो मिलिट्री हार्डवेयर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो शामिल नहीं है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो शामिल नहीं है, जो पेंशन अदा कर रहे हैं वो भी शामिल नहीं है, जो ओवर स्पेंडिंग होती है हर साल, आपको पता है जो बजट बनता है उससे ज्यादा मिलिट्री पे अखराजात होते हैं, वो भी इसमें शामिल नहीं, नॉट टू वरी। तो तकरीबन ओवर स्पेंडिंग 8% ओवर स्पेंडिंग होती है हर साल एवरेज, ठीक है जी, तो वो भी इसमें शामिल नहीं। तो ये क्या 6% इजाफा है, मेनली सैलरीज और अलाउंसेज में 17.8% इजाफा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जिसमें ट्रांसपोर्ट, रेशन, ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट शामिल है 12.77% इजाफा है। तो इसका मतलब है कि अगर फौज जो है वो तकरीबन 18% अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रही है, तमाम फौजियों की भी, तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगले साल 18% कम अज कम महंगाई होगी। और वो साबित भी हो गया कि उस पर रिपोर्ट भी आ गई कि इस वक्त महंगाई 21.5% पे चढ़ी हुई है, और इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि हमारे अंदाजे में अगले साल ये तकरीबन 19% महंगाई चलती रहेगी। मोटा मोटा हिसाब कर लें 20% महंगाई। इसका मतलब है अगर आपको घर से पॉकेट मनी मिल रही है, आपको पॉकेट मनी मिलती है घर से, कोई आप सामने बैठी हुई हैं, कोई मिलती है, माँ प्यो कुछ भेजते हैं कि बेटी ये को खर्चा खुर्चा करने के लिए पैसे हैं, कितनी को मिलती है कोई महीने के लेट से? वो ये तो अब तो हम आपसे चाय पियेंगे मंथली और डेली बेसिस दोनों पे मिल रही है। चले लेट से जो भी आपको मिल रही है, लेट से आपको आपके वालिदैन जो हैं कोई 5-10 हज़ार रुपये भेज देते हैं महीने का, तो घबराए मत। उनसे आपने ये कहना है कि अम्मी अबू आपने 20% इजाफा करना है इस साल मेरी पॉकेट मनी में, क्योंकि जो रकम आप मुझे दे रहे हैं उसमें 20% कटौती हो रही है महंगाई की वजह से। अच्छा चले छोड़े फौज की बात तो छोड़े, ब्यूरोक्रेसी पर भी बात कर लेते हैं। बेफिक्र रहें, ब्यूरोक्रेसी ने भी अपनी तनख्वाहों में 15% माशाल्लाह माशाल्लाह इजाफा कर लिया है, इसलिए उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। इमरान खान ने कहा था घबराना नहीं, वो नहीं घबरा रहे, उन्होंने पहले तैयारी कर ली है। इसके मजीद सब्सिडीज 700 बिलियन रुपए की सब्सिडीज हुकूमत पाकिस्तान दे रही है। आप तो सुन के बड़े खुश हो रहे, 700 बिलियन, शायद मुझे भी कोई 2-3 हज़ार रुपए इसमें से मिल जाए। फिक्र ना करें, इसमें से 92% सब्सिडीज जो है वो आवाम पर नहीं लगाई जा रही, वो बिजली के इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स पर लगाई जा रही है।
यानी ये तमाम सब्सिडीज जो हुकूमत दे रही है वो बिजली वालों को दे रही है, आपको नहीं दे रही है। अकेले पास्को को मिसाल तौर पे 7 बिलियन रुपए मिल रहे हैं, और अगर कुछ बच जाता है बीच में से तो थोड़ी सी सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स को दी जा रही है। इस सब को किस तरह पूरा किया जाएगा? पहले मिफ्ता साहब ने कुछ टैक्स स्ट्रक्चर वगैरह दिया जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट पे कोई खास टैक्स नहीं लगाया और यहाँ के बड़े बड़े ज़मींदारों पे, जागीरदारों पे कोई खास टैक्स नहीं लगाया, और उसने बजट नेशनल असेंबली से पास भी करवाया, उसके सामने प्रेजेंट भी किया। मगर IMF वालों ने कहा ये तो हमारे लिए काफ़ी नहीं है, वी आर नॉट वेरी हैप्पी, हम आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं। तो मिफ्ता साहब वापस गए, उन्होंने मजीद और टैक्सेस जो है नाफिज किए। अब जो बजट वहाँ प्रेजेंट हुआ था उसके अलावा एक नया बजट प्रेजेंट हो चुका है जिसमें उन्होंने सुपर टैक्स लगा दिया है, सुपर डुपर टैक्स, और वो तकरीबन टैक्स रेट जो है अमीर लोगों के लिए 40 यानी 39% तक आ गया है। मगर वो कह रहे हैं घबराना नहीं, फिक्र नहीं करें, सिर्फ 1 साल के लिए देना है, उसके बाद हम वापस 29% पे टैक्स ले आएंगे। मीनवाइल जो सनतकार है, सेठ है, मालिक है, अमीर लोग हैं, वो कह रहे हैं हम तो पहले भी नहीं घबरा रहे थे, हम तो पहले भी टैक्स भी दे रहे, कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि हमने तो 2 किताबें रखी हुई हैं। जब टैक्स वाला आता है हम उसको एक किताब दिखाते हैं कि जी मेरे पास तो सिर्फ 100 वर्कर है, और जब वो चला जाता है तो पता चलता है फैक्ट्री के अंदर 1000 वर्कर है, और उसके मजीद 1000 वर्करों को काम आउटसोर्स भी किया हुआ है आपने। तो वो तो घबराते नहीं है, उन्होंने 2 किताबें रखी हुई, एक टैक्स वालों के लिए और एक अपने लिए। तो सरकार, अगर आपकी सैलरी जो है सालाना सैलरी 6 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपने घबराना है थोड़ा सा, क्योंकि आपकी सैलरी पर भी टैक्स लगा दिया गया है। 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए जिसकी भी सैलरी, यानी कि 50,000 रुपए फी महीना, जिसकी भी सैलरी ज्यादा है उससे, अगर आप उससे ज्यादा कमाते हैं तो आप भी अब उस पर टैक्स अदा करेंगे। पेट्रोल पे भी टैक्स, डीजल पे भी टैक्स। इसका मतलब है जब आप गाड़ी चलाएंगे, जब आप बस पे बैठेंगे, जो काम आप करेंगे, जब आप वहां से ये सामने मार्केट लगी हुई कोई भी चीज खरीदेंगे तो वहां पे भी आप इनडायरेक्ट टैक्सेस ना सिर्फ वो देंगे जो आपने सेल्स टैक्स वगैरह देना है, GST वगैरह, मगर उसकी कीमत के अंदर जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा, डीजल पे टैक्स लगा, उस पर भी आप टैक्स देंगे। टैक्सेस टैक्सेस टैक्सेस, आवाम के ऊपर टैक्सेस। ये सारा कुछ करने की क्या जरूरत थी? क्यों ये किया? खसारा आखिरकार क्यों हुआ? इसकी वजह क्या है? हम इस डेट ट्रैप में क्यों फंसे? ये मुआशी बहरान, मेरा आज टॉपिक ज़्यादातर मईशत पर ही रहेगा। मैं इखलाकी बहरान की बात नहीं करूँगा, मैं इंटेलेक्चुअल या जो इल्म के मैदान में बहरान है उस पर बात नहीं करना आज नहीं करूँगा। जो सियासत में बहरान है उस पर भी बात नहीं करूँगा, उस पर तो आप बखूब पहले ही वाकिफ़ हैं। मगर मुआशी बहरान को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त अगर हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और तमाम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई सबसे बड़ा और सीरियस प्रॉब्लम है तो वो ये है, तो इसको पहले देखने की ज़रूरत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम इतने ज़्यादा कर्जे में फंसे कैसे? पहले तो सादा सी बात है कि पिछली हुकूमत ने आके तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए कर्जों के। उन्होंने $52 बिलियन के बैनुल-अक़वामी कर्जे लिए, जिसमें से उन्होंने सिर्फ $37 बिलियन वापस अदा किए, बाकी कर्जे वैसे के वैसे कर दिए। यानी पिछली हुकूमत जो चली है 3.5 साल PTI की हुकूमत, वो चली ही कर्जों की बुनियाद पे। अगरचे इमरान खान वैसे कहता था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, कर्जा नहीं लूँगा, मगर उसको भी ये करना पड़ा। और जो नई हुकूमत आई है तो वो भी ये कहती थी महंगाई ख़त्म कर देंगे, कर्जा नहीं लेंगे, उसमें उन्होंने सब खराब कर दिया है। आते ही उनको भी यही करना पड़ा है, कर्जा लेना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है अगर 2 पार्टियाँ, 3 पार्टियाँ, 4 पार्टियाँ, जो पार्टी आती है वो कर्जा लेती है, तो इसका मतलब है मसला नीयत का नहीं है, मसला किसी लीडर की नीयत का नहीं है, मसला ये कुछ और है, और एक स्ट्रक्चर का मसला है, एक मईशत का मसला है कि पाकिस्तान को किसी डेट ट्रैप में फंसा दिया गया जिससे हम बाहर नहीं निकल रहे। किसने फंसाया, किस तरह फंसे, आए उस पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। डेट ट्रैप का मतलब ये है कि हम खसारे में, खसारे का मतलब ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? हमने देखना होता है कि दरामद कितनी हो रही है, बरामद कितनी हो रही है, और उसके हिसाब से हमें क्या नफ़ा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और 2021 में ये $25.6 बिलियन की चीज़ें हमने एक्सपोर्ट की, बाहर बेची। यानी हमने जो चीज़ें बाहर बेची उसमें से $25 बिलियन कमाए, और जो चीज़ें हमने खरीदी वो कितनी थी? $53.8 बिलियन, यानी $54 बिलियन। यानी जो चीज़ें हमने खरीदी वो थी 25 बिलियन, और जो चीज़ें हमने बेची वो थी 54 बिलियन। अब आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको साफ साफ समझ आ जाएगी इसका नतीजा क्या होगा। तो ये पूरा कैसे किया जाता है? ये $28 बिलियन का डेफिसिट हुआ, यानी कि आपने चीज़ें ज़्यादा खरीदी,
बेची कम और खरीदी ज़्यादा। ये पूरा कैसे होता है? इसमें पूरा होने का एक तरीका ये है कि जो लोग यहाँ से हज़ारा यूनिवर्सिटी से पढ़ के और यूनिवर्सिटियों से पढ़ के या कोई क्राफ्ट सीख के कुछ सीख और समझ जाते हैं, तो उनकी सबसे पहले ख्वाहिश ये होती है कि छोड़ो पाकिस्तान को, चलते हैं दुबई, चलते हैं यूरोप, चलते हैं अमेरिका, चले जाते हैं कहीं और जहाँ से पैसे कमा सकें। इस वक्त मिलियंस ऑफ लोग, मिलियंस आपकी स्किल्ड लेबर, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, हर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, हर किस्म का स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर बाहर है। और बाहर से वो अपने अम्मी अबू को, बुढ़े माँ बाप को जो पैसे भेजते हैं कि माँ पे अब मैं आपकी खिदमत करूँगा, जब हम छोटे होते थे आपने मुझे दूध पिलाया, आपने मेरा ख्याल रखा, आपने मेरी नैपी चेंज की, तो अब मेरी बारी है कि मैं भी आपका ख्याल रखूं। तो ये कुछ पैसे मैंने बचाए हैं, ये मैं वापस भेज रहा हूँ, इससे मेरी बहन की शादी करा देना, इससे बेटी की शादी करा देना, इससे माँ प्यों के खर्चे पूरे कर देना। तो ये पाकिस्तानी जो बाहर काम कर रहे हैं, ये 29.4 तकरीबन 30 बिलियन डॉलर वापस भेजते हैं रकम। यानी कि सोचने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें बनती हैं और हम फिर उनको एक्सपोर्ट करते हैं, उससे ज्यादा पैसे वो मेहनतकश लोग और मजदूर जो बाहर काम कर रहे हैं वो जमा करके अपने वालिदैन को भेज देते हैं। अंदाजा करें कितनी अजीबोगरीब बात है। हम बन गए हैं एक रेमिटेंस इकोनॉमी। रेमिटेंस इकोनॉमी का मतलब ये है कि रेमिटेंसेस के बगैर हम चल ही नहीं सकते। हर पॉलिटिशियन आता है, आपको बात नहीं समझा रहा बुनियादी कि बात ये, इसका मतलब ये कि हम कुछ बेच ही नहीं, बना ही नहीं सकते जो बाहर बिके। बजाय इसके कि हम कुछ बना सकें जो बाहर बिके, हम इस चीज पर हमारा मुल्क चल रहा है कि जो बाहर लोग गए हुए हैं वो कुछ अपने वालिदैन को जब पैसे भेजते हैं तो उसमें से हुकूमत को डॉलर मिल जाते हैं जो हम, जिस पे हमारी मईशत चल रही है। सोचें आप, अंदाजा करें क्या चीजें जो हम बनाते हैं और जो हम बाहर बेचते हैं। ये पाई चार्ट है, इस पे आपको नजर आ जाएगा। सबसे पहले टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, ये ब्लू एरिया आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। उसके बाद है वेजिटेबल। समझाने की जरूरत नहीं है कि वेजिटेबल क्या होता है। वेजिटेबल वो होता है जो जब आप नेटफ्लिक्स के सामने, टीवी के सामने बैठ जाते हैं ना, तो आप वेजिटेबल बन जाते हैं, वो होता है वेजिटेबल। मजाक कर रहा हूँ। यानी कि दूसरी कैटेगरी है फल फ्रूट। उसके बाद चमड़ा, तीसरी कैटेगरी है चमड़े की, ये जो ग्रीन एरिया आपको इतनी दूर से नजर आ रहा है जो तकरीबन 5% है। उसके बाद फूड प्रोडक्ट्स, यानी आम शाम भेज देते हैं और चीजें। फिर मिसलेनियस, एनिमल, यानी कि पहली 6 कैटेगरीज जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो 75-80% चीजें हैं, वो सारी एग्रीकल्चरल है। कोई गाड़ी नहीं बना रहा जो बाहर बिक रही है, कोई सेलफोन नहीं बना रहा जो बाहर बिक रहा है, कोई हाई टेक्नोलॉजी के कैमरा नहीं बना रहे जो बाहर बिक रहा है, कोई माइक्रोफोन नहीं बना रहा जो बाहर बिक रहा है, कोई ऐसी हाई टेक्नोलॉजी की चीज हम बना ही नहीं रहे जो बाहर बिक रही हो किसी बड़ी तादाद में। कितनी अजीबोगरीब बात है। 70 साल हो गए मुल्क में और अभी तक हमने ये चीजें बनानी ही नहीं सीखी। हम इंपोर्ट करते हैं ये सारी चीजें। अंदाजा करें आप। आए देखते हैं अब इंपोर्ट स्ट्रक्चर क्या है, क्या चीजें हैं जो हम मंगवाते हैं। इधर आप देख रहे हैं मिनरल्स, फ्यूल्स, ऑयल्स, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स, यानी वो तमाम चीजें जो मिनरल्स और खासतौर पे ऑयल के साथ जुड़ी हुई हैं, वो है 27%। ज्यादातर चीजें जो हम, सबसे बड़ा जो हमारा हेड है वो है बेसिकली ऑयल रिलेटेड, डीजल, पेट्रोल, एलएनजी वगैरह वगैरह। उससे अगला है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट 8.2%, आपके सेल फोन्स, आपके कंप्यूटर्स वगैरह, ये सब इसमें है। 8.1% मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स वगैरह जो हम मंगवाते हैं। उसके बाद आयरन और स्टील। देखिए दोस्तों, ये बुनियादी चीजें हैं जो एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री होती है, ठीक है, वो कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं वही चीजें मंगवाती हैं, मगर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बॉयलर्स, बेसिक मशीनरी, ये सब चीजें हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, हमें बनानी नहीं आती, हमें बनानी नहीं आती। और मजेदार बात एक और आपको बात कहूं, जो लोग बाहर जाके ये चीजें बनाते हैं जो फिर हम इंपोर्ट करते हैं, वो वही लोग होते हैं जो यहां से उठ के जाते हैं और वहां नौकरी कर रहे होते हैं। अंदाजा करें, अगर आप आज बड़े खुशी खुशी आए थे कि डॉक्टर साहब का लेक्चर सुनेंगे, कुछ पूरे उम्मीदें बातें मिलेंगी,
तो अब मेरा ख्याल है आपको घर जाके कोई एंटी डिप्रेसेंट खाना पड़ेगा, ज़ैनेक्स वगैरह खानी पड़ेगी कि हालात जो मैं आपको बहरहाल बता रहा हूँ। क्या वजह है? ये चीज़ें हम क्यों नहीं कम कर सकते? अच्छा, आप सोचें कि 27% आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो ऑयल और मिनरल्स वगैरह हैं, 23% ऑयल है। तो ऐसे में आपके मुल्क को ये अकल होनी चाहिए थी कि बिजली फिर यार पानी से बना लो, डैम बना लो, कोई और चीज़ बना लो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक किसी जनरेट करो, हवा से बना लो, सोलर से बना लो। मगर मैंने आपको बताया 65% बिजली डीजल से बन रही है और ऑयल वगैरह से बन रही है। 65% बिजली जो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये बिजली पंखा चल रहा है, इससे आपका बैनुल अक़वामी खसारा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये बेसिकली 65% बिजली जो ये पंखा चल रहा है ना, बंद कर दो इस पंखे को, इसमें से 65% पंखा जो है ना वो तेल से चल रहा है। समझ आइए आपको? और तेल का ही तो सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, वो मौलवी साहब पीछे बैठे हैं, मौलवी साहब कह रहे हैं सर जी इस तरह करते हैं कि और मुल्क भी तो तेल बना रहे हैं, ईरान से तेल खरीद लेते हैं, तुर्कमेनिस्तान से खरीद लेते हैं, रशिया से खरीद लेते हैं, मसला की है और जगहों से तेल खरीद लेते हैं। तो ये 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं। ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, मैं अभी हाल ही में ईरान गया हुआ था, मैंने उनसे सारी बातचीत की। उन्होंने अपने हिस्से की पाइपलाइन खत्म कर ली, यानी कि उनके रिफाइनरी से लेके बॉर्डर तक उनकी पाइपलाइन मुकम्मल है। किसकी पाइपलाइन मुकम्मल नहीं? पाकिस्तान की। क्यों? क्योंकि पिछली से पिछली हुकूमत ने आके ये कहा कि अगर हम ईरान से तेल खरीदेंगे तो अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा, इसलिए हमने ईरान से तेल नहीं खरीदा। फिर इसी तरह दूसरी पाइपलाइन है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, टापी उसको कहते हैं, टापी पाइपलाइन, बड़ी लंबी पाइपलाइन है, और तुर्कमेनिस्तान से चलेगी, अफगानिस्तान में आएगी, पाकिस्तान जाएगी, फिर इंडिया जाएगी। ये ईरान वाली पाइपलाइन जो है ये भी पाकिस्तान के थ्रू इंडिया तक जा सकती है, और इंडिया बहुत बड़ी मईशत है, वहाँ पे हम बेच सकते हैं, मगर उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हमें भी मिल जाएगा। मगर टापी भी बिल्कुल फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। क्यों? अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी और इंडिया के साथ हमारे मुज़ाकरात चल ही नहीं रहे, ठीक ही नहीं हो रहे, क्योंकि वो रेट ही नहीं तय हो रहा जिस पे ये किया जा सकता है। तो इंडिया ने भी इसमें दिलचस्पी छोड़ दी है, तुर्कमेनिस्तान ने भी दिलचस्पी छोड़ दी। तीसरा है रशिया नॉर्थ साउथ पाइपलाइन, ये LNG पाइपलाइन है जो कराची से कसूर तक आनी है। इसमें रूस ने ये कहा कि ठीक है जी 75% फाइनेंसिंग आप दें, 25% फाइनेंसिंग हम देंगे। क्या हुआ? उन्होंने अपना मुआहदा पूरा किया, हमने अपना मुआहदा ही नहीं पूरा किया। अब रूस कहता है कि भाई आप अपने मुआहदे ही नहीं पूरे करते, बीच में गायब हो जाते हैं। अभी पूरी दुनिया रूस से तेल खरीद रही है, जर्मनी रूस से तेल खरीद रहा है, इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया रूस से तेल खरीद के फिर यूरोप को दोबारा बेच रहा है महंगे दामों पे। मगर हम रूस से तेल नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारी अवाम को ये बताया जा रहा है कि हमारी रिफाइनरीज उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। रूस हमें बेचने के लिए तैयार नहीं। सब कुछ बहानाबाजी। असल वजह सब जानते हैं, आपको भी पता होनी चाहिए, और वो वजह सादा सी ये है कि अमेरिका को खुश रखना। और अमेरिका ने कहा हुआ है कि रूस के ऊपर एम्बार्गो है और रूस से तेल नहीं खरीदना। कोई भी अमेरिका की बात नहीं मान रहा, जर्मनी भी बात नहीं मान रहा, यूरोप ने भी कहा ठीक है जी 1 साल बाद हम उनसे तेल खरीदना छोड़ देंगे, अभी तो हम खरीद रहे हैं। इंडिया ने भी कहा हम तो खरीदेंगे भाई, आप जो मर्जी कहते फिरे। तो कोई भी उनकी बात नहीं मान रहा है। इस वक्त रूस तेल बेची जा रहा है, तेल की कीमत बढ़ती जा रही है। रूबल जो है इस वक्त दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी बन गया है। प्यूटिन जो है बड़ा खुश है कि ये तो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो गया है। मगर हम ऐसे जबरदस्त किस्म के अमेरिका के दोस्त और इत्तेहादी हैं कि हम उनसे जाके बातचीत भी करने के लिए तैयार नहीं कि जरा बताएं तो सही कि अगर आप बेचते हैं तो किस दाम पे बेचते हैं। वो 25% कम से कम तेल सस्ता बेच रहे हैं, मगर हम खरीदने के लिए तैयार नहीं। अब दोस्तों बात को समेटता हूँ, लपेटता हूँ, कंक्लूड करता हूँ। आपके बहुत सारे सवाल भी होंगे और मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बात यह है कि जब से पाकिस्तान बना, माँ सवाए एक छोटे से अरसे के 1970 की दिहाई में, हम एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को लेकर चल रहे हैं। वो है, उसका नाम इकोनॉमिक्स में आप कह सकते हैं कि वो एक फ्री मार्केट मॉडल है। कि हम ये समझते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है और वो ही मुल्क को तरक्की देगा। इसकी आर्ग्यूमेंट हम ये देखते हैं कि देखें जी यूरोप तो बहुत आगे है, वहाँ सरमायादारी है, तो हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे अगर हम सरमायादारी निज़ाम को अपना लें। हकीकत यह है कि सरमायादारी निज़ाम के अंदर कुछ विनर्स होते हैं और कुछ बहुत सारे लूजर्स होते हैं, और हर बंदा सरमायादारी निज़ाम में विनर नहीं हो सकता। एक बंदा सेठ है तो सेठ के नीचे बहुत सारे मेहनतकश लोग काम भी करेंगे। और पाकिस्तान वैसियत मजमूई एक ऐसा इलाका बन गया है
एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसका बैनुल-अक़वामी सरमायादारी निज़ाम में बुनियादी काम ये नहीं है कि यहाँ पे सरमायाकारी हो और डेवलपमेंट हो, बल्कि उलट है कि यहाँ पे जो सरमाया पैदा होता है वो यहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं होता। दोबारा बात करता हूँ, जो यहाँ पे सरमाया पैदा होता है वो यहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं होता, मां सवाए रियल एस्टेट के। लोग ज़मीन खरीद लेते हैं मगर उसके अलावा नई फैक्ट्री नहीं लगा रहे, लगाते ही नहीं है। वो कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से नेशनलिस्ट जो हैं वो भी खिलाफ हैं, उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, हर वक्त हुकूमतें गिर रही होती हैं, कभी मार्शल लॉ लग जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, नया बंदा आ जाता है, पॉलिसी चेंज हो जाती है वगैरह वगैरह, बिजली आती नहीं है, क्या करें हम, टैक्स वाले तंग करते हैं, ये है वो है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम जा रहे हैं। वो अपना सारा सरमाया उठा के बाहर ले जाते हैं। आजकल की दुनिया में इसको कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है, न सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हुंडी वगैरह का सिस्टम है, बल्कि इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंस ने अब मूवमेंट ऑफ कैपिटल को फैसिलिटेट कर दिया है। आप एक बैंक में पैसे डालते हैं, वो बैंक ट्रांसफर कर देगा, ठक 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 ठक, सरमाया पूरी दुनिया के अंदर तेजी से गर्दिश करता है और थर्ड वर्ल्ड कंट्री से सरमाया सारा उठ के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में चला जाता है। जो बड़ा सरमायादार है, मैं गारंटी करके आपको बात बता रहा हूँ कि उसने अबू धाबी के अंदर, दुबई एमिरेट्स बैंक के अंदर, उधर बाहर वाले बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर, बार्कलेज बैंक के अंदर अपने बड़े बड़े अकाउंट खोले हुए और वो अपना पैसा वहां पर भेजते हैं। अगर जिनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है मगर वहां पे वो महसूस करते हैं कि हमारा सरमाया महफूज है। ऊपर से दूसरी बात देखिए कि अगर मैं अपने पैसे जो मैंने यहाँ से मुनाफा कमाया उनको डॉलरों में बना दूं, उनको यूरो में बना दूं, उनको पाउंड में बना दूं, उनको मार्क में बना दूं, उनको येन में बना दूं और मैं उनको बाहर भेज दूं, तो थोड़ी देर में रुपए की कीमत तो यूं गिर जाएगी। तो अगर मुझे वहां पे इंटरेस्ट रेट, यानी कि मुझे बैंक जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 4% ही है मान लिया, मगर रुपए की कीमत इतनी तेजी से गिर रही है कि जो मैंने डॉलर खरीदे हुए उनकी कीमत में जो है वो 100% इजाफा हो जाता है। तो मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगाऊं, उससे ज्यादा पैसे जो है मैं कमा लूंगा अपने पैसे बाहर भेज के, डॉलर बना के, जब मैं वापस लेके आऊंगा तो मेरे पास, मैं तो करोड़पति हो जाऊंगा। ऐसे ही है ना। आपने देखा डॉलर की कीमत के साथ क्या हुआ, रुपए की कीमत के साथ क्या हुआ, अब तो डॉलर 200 को भी क्रॉस कर गया है। जब मैं आपकी उम्र का था तो डॉलर की कीमत थी 18 रुपए और पेट्रोल की कीमत भी थी 18 रुपए। ये इकट्ठी रहती है तकरीबन, पेट्रोल और डॉलर की कीमतें। 18 रुपए फी लीटर पेट्रोल हुआ करता था। लड़कियां तो परेशान हो गई, 18 रुपए का डॉलर मिला करता था, अब 200 रुपए से ज्यादा है। वो पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई कि अगर आपने अपने मामू को 1960 की दिहाई में 1000 रुपए दिया, अपने मामू से लिया, तो आज उसकी कीमत 1000 रुपए की कीमत 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख रुपए वही कीमत। तो इससे अंदाजा करें आप कि रुपए की कीमत कितनी तेजी से बैनुल अक़वामी मंडी में भी और मुकामी मंडी के अंदर गिरी, तबाह हो गई। क्या हो रही है, आपको सोचने की जरूरत है। ये उस कैपिटलिज्म का बहरान है। एक तरफ सरमाया सारा बाहर जा रहा है और दूसरी तरफ, अब सच्ची सच्ची मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सच्ची सच्ची जवाब देना है, ठीक है लड़कियों, सच्ची सच्ची जवाब देंगे। लड़कियां घबरा गई, पता नहीं क्या सवाल पूछने लगी। ठीक है लड़कों, सच्ची सच्ची जवाब देंगे। लड़के घबराने के लिए बड़े खुश हो गए। हाँ वो असातिज़ा भी बैठी, उनसे भी कितने लोगों का दिल करता है कि वो मुल्क छोड़ के बाहर कहीं उनको नौकरी मिल जाए और वो बाहर सेटल होते हैं। सच्ची सच्ची जवाब देना, झूठ नहीं बोला, हाथ खड़ा करो। सच्ची सच्ची, झूठ नहीं बोलना। अब इतना लंबा मैंने लेक्चर किया ना, तो लड़कियां कह रही नहीं, मैं नहीं हाथ खड़ा कर रही, सर में से नाराज हो जाएंगे है ना, ऐसे ही है ना। बहरहाल अगर मैं अपनी लम्स यूनिवर्सिटी की क्लास में ये सवाल पूछूं, यकीन करें 80-90% बच्चे ये कहते हैं हमने बाहर जाना है। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में ये पूछूं, 80-90% बच्चे यही कहते हैं। जिसको जो हाथ नहीं भी खड़ा कर रहा ना, उसका अगर वीजा आ जाए ना, वो कहते हैं दिल तो नहीं चाह रहा मगर चले आ जाए। मैं को झूठ बोला नहीं ना, बोला दिल तो नहीं चाह रहा मगर मजबूरी है। पाकिस्तान, अच्छा फिर उनको गिल्टी कॉन्शियस फील होती है बाहर जब जाते हैं, और उनको गिल्टी फील होता है, फिर वो कहते हैं हमको खिदमत करना चाहते हैं पाकिस्तान की, ताकि हमारी गिल्टी कॉन्शियसनेस खत्म हो। बहरहाल जितने पढ़े लिखे लोग हैं, अफसोस है
जितना स्किल्ड लेबर है सवाए माँ सवाए आदिल सिमाब जैसे लोगों के जो कहते हैं अपनी वतन की खिदमत करनी है, अवाम की खिदमत करनी है, ठीक है, सवाए ऐसे लोगों के पागल मेरे जैसे सर तेरे लोग। मेरी बीवी को आया लेटर वॉइस ऑफ अमेरिका से, आएगी अभी, मेरी बीवी भी आई हुई है यहाँ पे, मेरी बेटियां भी आई हुई हैं, पूरी फैमिली मैं लेके आया हूँ मानसेरा, तो उनसे आप वो खुद पूछ सकती हैं, ठीक है। तो उनको वॉइस ऑफ अमेरिका से लेटर आया कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका में आके नौकरी कर लें, खामद को भी ले आए, बच्चों को भी ले आए, उनको भी हम वीज़ा दे देंगे वगैरह वगैरह। मगर हम नहीं गए, हमने कहा पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। अगर देखें अक्सर लोग जाएंगे, अक्सर लोग जाएंगे, अगर एक बंदा नहीं जाएगा तो वही ऑफर जो वॉइस ऑफ अमेरिका माविश को दी थी वो किसी और लड़की को देंगे, किसी और खातून को देंगे, किसी और औरत को देंगे, और वो कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा जो कहेगा कि यार मेरे हमारे सर पे कर्जा है, हमारी मजबूरी है, हमारे घर हमारे पास है नहीं पक्का, या हमारे पास पक्का घर है तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कोई ना कोई मजबूरी, हर बंदे की मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ। तो लोग जाएंगे, और लोग गए हैं, और मिलियंस ऑफ लोग गए हैं, और हमारी हुकूमतें इस बात पे फख्र कर रही हैं, देखें हमने इतने बंदे बाहर भेज दिए। अबे जो बंदे आपने बाहर भेजे ये फख्र करने वाली बात थोड़ी है, आपने सारा अपना स्किल लेवल लूज किया। मुझे कभी कभार इतना दुख होता है, अफसोस होता है, मैं इतनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर जब मुझे पता चलता है कि फलाना बच्चा जो है वो बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, फलाना बच्चा वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, सच्ची बात है मुझे दुख होता है। मैं कहता हूँ यार अपने वतन वापस आओ और यहाँ आके पढ़ाओ लोगों को। इसीलिए मैंने यूट्यूब पे लेक्चर्स करने शुरू किए कि चलो और लोग भी पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, और जो भारी भारी फीसें नहीं उठा सकते, चाहे कोई रेडी पे में बैठा हो उसके पास कोई फ़ोन हो तो वो भी पढ़े कि प्लेटो क्या है, और फ़लसफ़ा क्या है, और पॉलिटिकल थियरी क्या है, और मईशत क्या है वगैरह वगैरह। तो खैर बात यही है दोस्तों कि कैपिटल भी बाहर जा रहा है, लेबर भी बाहर जा रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान किस मकसद के लिए रह गया है, या तो लेबर प्रोड्यूस करो बाहर भेजो, या फिर जब वहाँ बाहर लेबर जाती है उसके बाद जब वो थक हार जाती है और ख़त्म हो जाती है उसकी सारी प्रोडक्टिव ज़िंदगी, बुढ़े हो जाते हैं वो, बाल उनके चिटे हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान वापस आ जाते हैं कि अब मैं वापस आ गया। तो सारे अपने बेस्ट ईयर्स, प्रोडक्टिव ईयर्स लोग बाहर गुजारते हैं। कैसे मुल्क तरक्की करे? आपने ओपन मार्केट इकोनॉमी की हुई है, आपने सरमायादारी निज़ाम को एक्सेप्ट किया हुआ है, आपने कहा हुआ मंडी फैसला करेगी कि सरमाया किधर जाएगा, आपने फैसला किया हुआ है कि मंडी फैसला करेगी कि लोग लेबर किधर जाएगी, आपने फैसला किया हुआ है कि मंडी फैसला करेगी कि फैक्ट्री किधर लगेगी, आपने फैसला किया हुआ है कि मंडी फैसला करेगी कि मेहनत कश लोग जो है वो कहाँ जाके नौकरी करेंगे। तो मंडी क्या है? मंडी आप लोग नहीं है, मंडी तो वो लोग हैं जिनके पास पैसे हैं। सेठ फैसला करेंगे कि किधर जाना है, किधर क्या करना है, और सेठों ने जो फैसला किया वो आपके सामने है। वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान की तरक्की में उनको कोई दिलचस्पी नहीं। उनको किस चीज़ से दिलचस्पी है? मुनाफे से। जाहिर बात है, जहाँ उनको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा वहाँ चले जाएंगे। अगर उनको बांग्लादेश में ज़्यादा मुनाफा मिलेगा वो बांग्लादेश में चले जाएंगे, अगर उनको दुबई में मिलेगा वो वहाँ चले जाएंगे, अगर पाकिस्तान में मिलेगा तो यहाँ भी आ जाएंगे। मगर यहाँ पे मिल नहीं ना रहा क्योंकि हम पीछे रह गए और हमारा पूरा स्ट्रक्चर अब भिंगा हो गया है। अब हम उनको खींच के नहीं ला सकते, मंडी उनको खींच के नहीं ला सकते। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमें अपना पूरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चेंज करना होगा, अपना पूरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चेंज करना होगा। ये पाकिस्तान का बहरान नहीं है, ये सरमायादारी निजाम का बहरान है, जिसके नतीजे में ये पाकिस्तानियों का बहरान नहीं है, ये पाकिस्तानियों ने जो निजाम अपनाया उसका बहरान है। अगर इस निजाम को तब्दील करेंगे तो इस बहरान से भी निकलेंगे। और निजाम को तब्दील करने का मतलब ये आपको पता है, मैंने आपको दिखाया कि ज्यादातर चीजें हम एग्रीकल्चरल बेचते हैं। आपने देखा ना, ये ज्यादातर चीजें एग्रीकल्चरल हैं, मगर आपको मालूम है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पाकिस्तान की दुनिया में बॉटम नंबर पे है, बॉटम पे है। मेरे ख्याल है नीचे से 5वें नंबर पे है ही नहीं। क्यों नहीं है? जागीरदारी निजाम की वजह से। अपडेटेड टेक्नोलॉजी ही नहीं है। अगेन मंडी पे छोड़ा हुआ है, जागीरदारों पे छोड़ा हुआ है, उनका कोई इंसेंटिव ही नहीं है। जमीनें रखी हुई हैं, चल रही हैं जिस तरह से, मज़ारों के साथ खेती बाड़ी हो रही चली जा रही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम।
उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। हार्वेस्टर कॉम्बाइन लेके आए, हम ट्रैक्टर लगाएं, ट्रैक्टराइजेशन करें, मैकेनाइजेशन करें, नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं। बस ठीक है, यहाँ से पैसे कमाओ, बच्चों को लम्स भेजो, लम्स के बाद बाहर भेजो, बाहर से बाहर चले जाए, दैट्स इट। नो इंटरेस्ट इन डेवलपिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। ये रियलिटी आपको बता रहा हूं। और इसी तरह मंडी के अंदर भी यही है कि फैक्ट्रियों के अंदर जो निजी मल है। तो पहली 3 मैं छोटी छोटी बातें करता हूं। नंबर 1, ये जागीरदारी निज़ाम को ख़त्म करें और हुकूमत एक मंसूबा बनाए एग्रीकल्चर की मैकेनाइजेशन का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक बाकायदा हुकूमत प्लान बनाए ताकि ये चीज़ की जा सके। दूसरा नुक्ता, मंडी कामयाब नहीं, सरमायादारी मंडी कामयाब नहीं। हमने अब अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के थ्रू हो सकती है। अब आप कहेंगे सर जी पब्लिक सेक्टर का तो बुरा हाल है, ये कैसे हो सकता है पब्लिक सेक्टर के थ्रू हो? पब्लिक सेक्टर को रिवाइव करके ही हम अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि पब्लिक सेक्टर भी वो वाले इदारे जो फौज के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए या पाकिस्तान के अशराफी तबके के लिए काम करते हैं, वो A1 चलते हैं, वो A1 चलते हैं। जितने फौज के इदारे हैं टोटली इफिशिएंट हैं, मुनाफा बख्श हैं, इफिशिएंटली चलते हैं, ऑन टाइम चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उनके अंदर। कोई ये नहीं कहता कि फौज के इदारे प्राइवेटाइज कर दो, कोई ये नहीं कहता कि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट को प्राइवेटाइज कर दो, कोई ये नहीं कहता कि फौजी फाउंडेशन को प्राइवेटाइज कर दो, कोई नहीं ना कहता। जब बात होती है तो PTCL की प्राइवेटाइजेशन, वापडा की प्राइवेटाइजेशन, रेलवे की प्राइवेटाइजेशन, PIE की प्राइवेटाइजेशन की बात होती है। इन इदारों की प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं होती। कोई नहीं कहता ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपना काम चला रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस स्कूल में, दोस्तों इसको गौर से सुनना है, मैं एक स्कूल में पढ़ा जिस स्कूल का नाम है एचिसन कॉलेज, सुना आपने नाम? एक जमाने में स्कूल का नाम होता था चीफ्स कॉलेज। क्या नाम होता था? चीफ्स कॉलेज। क्यों चीफ्स कॉलेज नाम होता था? क्योंकि जो पाकिस्तान के चीफ होते थे, टॉप की जो एलीट होती थी, आज भी ऐसे ही है, वो वहां पे पढ़ती थी। आपको पता है मेरे वालिद ने क्या फीस दी थी मेरी वहां एजुकेशन की? क्या फीस थी? चीफ कॉलेज है, पाकिस्तान की एलीट पढ़ती है। आधे से ज्यादा नेशनल असेंबली एचएसएन कॉलेज के लोगों से भरी पड़ी है, मैं गारंटी कर रहा हूँ। आधे से ज्यादा मिनिस्टर एचएसएन कॉलेज की है, ये पूरी नवाज शरीफ फैमिली एचएसएन कॉलेज की है, ये पूरी इमरान खान की सारी फैमिली एचएसएन कॉलेज में पढ़ी है। उसके कजन जो है मेरे साथ मेरे क्लास फेलोज थे। पीपल्स पार्टी के जो सारे टॉप लेवल के लोग हैं एचएसएन कॉलेज से पढ़े। क्या ख्याल है उसकी क्या फीस होती थी जब मैं वहां पे पढ़ा था? मेरे वाले साहब ने क्या फीस दी थी जब मैं वहां एडमिशन लिया था? 3000 रुपए। कितने? 3000 रुपए। क्योंकि एचएसएन कॉलेज प्राइवेट इदारा नहीं है। पाकिस्तान का टॉप स्कूल जहां सारी एलीट पढ़ती है, प्राइवेट इदारा नहीं है। कोई नहीं कहता एचएसएन कॉलेज को प्राइवेटाइज कर दो, A1 चलता है। तो बात यह है, समझने वाली बात यह है कि वो इदारे, गौर से सुनना है, गौर से सुनना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आपको बता रहा हूं। वो इदारे, वो पब्लिक इदारे जहां पे मेहनतकश लोगों को बेनिफिट मिलता है, जहां पे अक्सरियत मेहनतकश लोगों की जाती है कोई ना कोई अपना काम करवाने के लिए, उन इदारों की कोई परवाह नहीं है। उनमें पिछले 30-40 साल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई अपग्रेडेशन नहीं की गई, उनकी टेक्नोलॉजी को कोई बेहतर नहीं किया गया। वहां पे जो दीवारों के ऊपर पेंट है उसको पेंट भी नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वहां एलीट नहीं जाती, वहां पे आप लोग जाते हैं। और जिन इदारों में जो पब्लिक सेक्टर के इदारे हैं, जो एलीट जहां जाती है, मिसाल के तौर पे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, DHA, पब्लिक इदारा नहीं है, पब्लिक इदारा नहीं है, ये फौज का इदारा है। कभी आप DHA के उसके ऑफिस गए? आपको ऐसे लगता है यूरोप आ गए, चिट्ठी मिलेगी, आप चिट्ठी के साथ बैठेंगे, ऐसे 2 मिनट में बारी आ जाएगी, लोग भी जो बैठे होंगे वो बड़ी खुशी से आपको मिलेंगे, हाँ जी कैसी तबीयत है, आए जी सर, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। उसके बरक्स जब आप किसी ऐसी हाउसिंग अथॉरिटी में जाएंगे जहां मेहनतकश लोग रहते हैं,
तो अव्वल तो वहां बंदा ही नहीं बैठा होगा जिससे आप मिलने आए हैं। अगर बंदा बैठा होगा वो कहेंगे कल आए, मेरे पास टाइम नहीं है आपके लिए। या फिर इतने लोग वहां पे जमा हुए होंगे कि आपकी 3-3 दिन आप लाइन में खड़े रहेंगे तब जाके आपकी बारी है। मैं को गलत कह रहा हूं? ऐसे ही हो रहा है ना, हर जगह पब्लिक लंबी लंबी लाइनों में कतारों में खड़ी थी। तो बात ये नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बजाते खुद एफिशिएंट नहीं हो सकता। अगर पब्लिक सेक्टर एफिशिएंट ना हो सकता तो फौजी फाउंडेशन कैसे एफिशिएंट होती, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट कैसे एफिशिएंट होता, फ्रंटियर वेल्स कैसे एफिशिएंट, FWO कैसे एफिशिएंट होता, HSN कॉलेज कैसे पाकिस्तान का टॉप स्कूल होता। बात यह है कि जो इलीट पब्लिक सेक्टर की चीजें हैं वो सब एफिशिएंटली चलती हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, आर्मी हो, DHA हो, जो मर्जी। और जो आपकी चीजें वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो वो तबाह बर्बाद है। एक एग्जांपल देता हूं, जो प्राइवेट स्कूल गरीबों के लिए कायम हुए हैं, कभी आपने उनको देखा है? कानों को हाथ लगाएंगे आप, कानों को हाथ लगाएंगे। ये जो कमरा है ना, ये वाला, ये छोटा सा कमरा, इस कमरे के अंदर एक बंदा बैठा होता है और उस कमरे के अंदर 25 बच्चे बैठे होते हैं और कहते हैं ये प्राइवेट स्कूल है। दैट्स इट। और इस तरह के हजारों स्कूल हैं पाकिस्तान के अंदर, एक एक कमरे, दो दो कमरे, एक एक कमरे, दो दो कमरे, और वो कहते हैं ये प्राइवेट स्कूल है। वहां पे गरीब बच्चे जाते हैं। ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है? जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या पढ़ाई है? जीरो पढ़ाई। यकीन जाने, जीरो पढ़ाई। दे आर टेरेबल, दे आर हॉरेबल, क्योंकि वो गरीबों के हैं। उनका मुकाबला करें HSN के साथ। वहां पे मैंने हॉर्स राइडिंग भी सीखी, मैं वहां से पढ़ा हूं, मैंने वहां घोड़ा भी चलाया, 3 स्विमिंग पूल थे भाईजान, हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, हर किस्म की फैसिलिटी थी, क्योंकि वो एलीट का था। फीस वहां पे भी उतनी थी जितनी किसी दूसरे हुकूमती इदारे में, समझ रहे हैं? सो पाकिस्तान के हुक्मरान तबके ने और इकोनॉमिस्ट ने आपको क्या बताया कि पब्लिक सेक्टर बेकार है, और आपका भी तजर्बा ये है कि पब्लिक सेक्टर बेकार है, आपने उससे इंटरेक्ट किया है। मगर हकीकत ये है कि वो पब्लिक सेक्टर का हिस्सा जो मेहनत कशों के लिए बनाया गया है, वो वाकई उन्होंने उसको निगलेक्ट किया है। जब देखो दोस्त, जब इलीट, लाहौर की इलीट के बच्चे सर जब गवर्नमेंट कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो आप उस यूनिवर्सिटी का लेवल देखें क्या होता था। 1980 की दिहाई में लाहौर की और पंजाब की इलीट ने अपने बच्चों को हुकूमती इदारों से निकालकर प्राइवेट इदारे बना लिए। उन्होंने कहा अब हम गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भेजेंगे, हम भेजेंगे लम्स, हम भेजेंगे IBA। हमने अपने इदारे बना लिए, 4-4, 5-5 लाख मास फीस है, कोई नहीं और भटक सकता वहां पे। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी भाड़ में गई, जो मर्जी हो, वी डोंट केयर। एकेडमिक लेवल यहां से यहां आ गया, वी डोंट केयर। सारी ब्रेन पावर जो अच्छे अच्छे उस्ताद पंजाब यूनिवर्सिटी के होते थे छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में चले गए। तनख्वाही बेहतर वहां पे थी तो उन्होंने जाना ही था, कोई राय ही नहीं पब्लिक सेक्टर में। ठीक है जी, ये चंद आपके प्रोफेसरान के अलावा जो कि पढ़ाने को एक इबादत समझते हैं और कहते हैं हम पैसे के लिए कर ही नहीं रहे, हम तो लोगों के लिए और कौम के लिए और मुल्क के लिए और अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। उसके अलावा जो आइडियलिस्ट लोग थे वो तो ठहरे, मगर बहुत सारे लोग छोड़ गए, इदारे गिर गए, तबाह हो गए। सो नेक्स्ट सेकंड नंबर बात कि अगर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो सरमाया बाहर जा रहा है, रियासत उसको कंट्रोल करे, बाहर नहीं जाने देना सरमाया। रूस की यूक्रेन में जंग हुई, आपको पता है उन्होंने फौरी तौर पे सबसे पहला इकदाम यह किया कि हम सरमाया बाहर नहीं जाने देंगे, जो मर्जी कर लो, इधर रूस में लगेगा। अगर कोई पहले बाहर सरमाया था, उन्होंने कहा 50% हिस्सा आपने हमें देना है। इतने इतने उन्होंने कैपिटल कंट्रोल टैक्स कंट्रोल मेजर्स लगाए। दूसरा ये स्किल्ड लेबर पावर को हमने बाहर नहीं जाने देना, हमने उनको यहां एडजस्ट करना है। ये नहीं कि जबरदस्ती किसी का करनी है, मगर यह कि अच्छी नौकरियां यहां पे उनको मिले जो रियासत दे सकती है। सारा अपना स्किल्ड लेबर लूज कर रहे हैं हम, सारे डॉक्टर, सारे इंजीनियर, सारे अच्छे अच्छे लोग पढ़ लिख के, और सारे अच्छे वर्कर जिनको स्टोन मेसनरी आती है, जिनको ब्रिक लेइंग आती है, जिनको अच्छी फैक्ट्रियां बनानी आती हैं, जिनको अच्छी फैक्ट्रियां चलानी आती हैं, जिनको कंस्ट्रक्शन आती है, उनको यहां रखना है। जिनको स्टील और कंक्रीट के साथ काम करना आता है वो अपने मुल्क में रहें और काम करें और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। वो सारे बाहर जा रहे हैं। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ऑयल फॉर पावर, तीसरा मेजर कि ये जो 65% पंखा जो डीजल पे चल रहा है,
भाई ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, हमारे पास डीजल है नहीं, हम बाहर से कर्जा लेते हैं, तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और आपको मालूम है कि हमने ये बिजली की जो सारी प्रोडक्शन है वो हवाले की हुई है मल्टीनेशनल कंपनियों के, जिनका नाम है IPP, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। ये 1990 में बेनजीर भुट्टो ने शुरू किए, उसके बाद नवाज शरीफ ने भी इसको किया, उसके बाद मुशर्रफ ने भी इसको किया, उसके बाद PTI ने भी, हर हुकूमत ने इसको किया। इसीलिए हम कहते हैं कि बाएं बाजू का मुख्तलिफ प्रोग्राम। IPP इसकी कहानी सुने, लड़कियों आप परेशान हो जाएंगे, लड़के भी परेशान हो जाएंगे। IPP की कहानी सुने। IPP ने ये कहा बिजली बुनियादी चीज है ना, उसकी वजह से सारा क्राइसिस ही पावर का इस वक्त पाकिस्तान जो मुआशी बहरान है वो सारा पावर तेल और बिजली के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी कीमत आप महंगाई की शक्ल में अदा कर रहे हैं। तो ये क्यों हुआ है, मैं आपको राज बताता हूँ जो आपको किसी टीवी चैनल पे नहीं मिलेगा, यहाँ आपको मिल रहा है। वो क्या है, 1990 की दिहाई में IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ जो अग्रीमेंट हुआ वो ये था कि IPPs ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर आके सरमायाकारी करेंगे और आपको पावर प्लांट बना के देंगे, मगर हमारी 3 शराइत है। सुने गौर से। नंबर 1 ये कि जो तेल इस्तेमाल होगा IPP को चलाने में वो आप हमें खरीद के देंगे और उसका रेट जो है वो हम पहले से फिक्स करेंगे, चाहे दुनिया के अंदर तेल की कीमत बढ़े या कम हो, आपने एक ही रेट पे हमें देना है। उससे क्या हुआ कि तेल की कीमत जब बढ़ी तो IPPs को तो उसी कीमत पे आपने तेल देना है, तो वो जो एक्स्ट्रा कीमत थी वो हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडीज की शक्ल में उठा रही है। वो हुकूमत पाकिस्तान उठा रही, जो मैंने आपको फिगर बताया कि 92% सब्सिडीज पाकिस्तान जो है वो इन कमबख्तों को दे रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ये है कि तेल की कीमत अगर बढ़ी तो उनको नहीं फर्क पड़ेगा। दूसरी शर्त उन्होंने ये कहा कि जो बिजली हम आपको बेचेंगे वो भी डॉलर के साथ जुड़ी होगी और उससे आगे पीछे नहीं होगी। इसका मतलब है डॉलर की कीमत बढ़े या गिरे उनको नुकसान नहीं होगा, वो हमेशा फायदे में रहेंगे। नुकसान किसको होगा, आपको, मुझे और हुकूमत पाकिस्तान। अंदाजा करें कितनी बुरी डील है। तीसरी बात उन्होंने ये की कि जब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ऑनलाइन हो जाएगा, यानी ये कह सकेगा कि हम बिजली आपको फराहम करने के लिए तैयार हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान एक भी यूनिट बिजली उनसे ना खरीदे, क्योंकि वो बिजली बहुत महंगी है, एक भी यूनिट ना खरीदे, तब भी हुकूमत पाकिस्तान ने उन लोगों को एक मुकर्रर रकम अदा करनी। अंदाजा कर सकते हैं आप। अगर मैं आपकी यूनिवर्सिटी से यह कहूं कि मैं आपको जनरेटर लगा दूंगा आपकी बिजली चलाने के लिए, मगर जिस रेट पे मैं बिजली आपको बेचूंगा वो पहले से मुकर्रर होगी और चेंज नहीं हो सकती, जिस कीमत पर आप डीजल डालेंगे वो भी आपने सारा बर्दाश्त करना है, और मैं बिजली आपको दूं या ना दूं आपने मुझे इतनी रकम अदा करनी है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे तेरा दिमाग सही है, यूनिवर्सिटी छोड़, वहां पे पागल खाना है, पहले वहां जाके अपना दिमाग चेक करा, ये कहेंगे ना आप मुझे। मगर हुकूमत पाकिस्तान ने ये कबूल किया, और आज जो इतना शदीद मुआशी बहरान जिससे हम गुजर रहे हैं, ये थैंक्स टू IPPs की वजह से। मुल्क दिवालिया हो गया, बिजली आ नहीं रही, बिजली आ रही है, गर्मी लग रही है सबको, बिजली आ नहीं रही, तेल है कोई नहीं, कर्जा लेने पर मजबूर है ताकि पखा चल जाए, ताकि लाल बैंड जो है आगे को परफॉर्मेंस कर दे। बहरान तो आपके सामने, बहरान तो आपके सामने। और भी आपको मिसालें दे सकता हूं। ये रिकोडेक माइन का आपने सुना है, कॉपर की माइन है। इतनी बुरी डील की कि अब वो माइन हमारे कब्जे में ही नहीं है, हमारे पास है ही नहीं। उन्होंने जो डील की उसमें उन्होंने ये भी नहीं डाला हम आपसे मुआहिदा कर रहे हैं, आगे आप किसी से मुआहिदा नहीं कर सकते। जिससे डील की उसने आगे किसी और को बेच दी, उसने आगे किसी और को बेच दी। अंदाजा करें भाई, कोई अक्लमंद आदमी, वकील ये लिख सकता है, कॉन्ट्रैक्ट देख के समझ सकता है कि ये मुल्क के फायदे में नहीं। ये किया आप लोगों की अमानत के साथ। हुकूमत एक अमानत है ना, रियासत एक अमानत है, आप टैक्स देते हैं, आप पैसे देते हैं। क्या किया उन्होंने उसके साथ?
आपको बता रहा हूं, कौड़ियों के दाम बेच दिए, और सब ने किया। मुझे पीटीआई ने भी कहा आ जाओ मेंबर बन जाओ पार्टी का, पीपल पार्टी ने कहा आ जाओ मेंबर बन जाओ पार्टी का, शुक्र है मुस्लिम लीग ने नहीं कहा। मगर मैं नहीं कहता कि यार आपकी करप्शन बड़ी बुरी है, मैं कहता हूं 4 पैसे जेब में डाल लो, मुझे कोई परवाह नहीं। मगर ये जो कमबख्त किया है वो 4 पैसों का मसला नहीं है, वो पूरे समाज को बहरान में डालने का मसला है, पाकिस्तान को तबाह करने का मसला है। पाकिस्तान सिर्फ अब एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो लोग पैदा करता है उनकी खिदमत के लिए, बैनुल अक़वामी सरमाए की खिदमत के लिए। ऐसे समझे कि यहां मानसेरा में कुछ इलाके होंगे जो बड़े पॉश इलाके हैं ना, पॉश इलाके हैं, कोई पॉश इलाके को नाम बताएं, कोई गुलबर्ग, कोई डीएच है, टाउनशिप, टाउनशिप। और टाउनशिप के साथ ही कोई इलाका होगा, टाउनशिप के साथ ही कोई इलाका होगा जहां से लोग जाते होंगे, उनके घर साफ करते होंगे, उनके लिए खाना बनाते होंगे, उनके लिए ड्राइविंग करते होंगे, सारे काम करते होंगे। तो टाउनशिप जो है वो अब अमेरिका है, वो अब यूरोप है, वो अब जापान है। और टाउनशिप के साथ वो इलाका जो सिर्फ इस वजह से जीता मरता है कि उनकी खिदमत कर सके, अफसोस और दुख से कहना पड़ेगा कि वो अब पाकिस्तान, वो अब पाकिस्तान। उनके लिए लेबर प्रोवाइड करने के अलावा हम कुछ, हमारी हैसियत ही नहीं है। ये है बहरान। और इसलिए मैं कहता हूं, और मैं तमाम लोगों को दावत देता हूं, लेफ्ट के हों या राइट के हों, टॉप के हों या बॉटम के हों, सेंटर फ्रंट के हों या बैक के हों, सेंटर के हों, जिस मर्जी तरफ के हों, कि ये हम सबका मुश्तरका प्रॉब्लम है। आओ मिलकर एज पाकिस्तानीज, एज मेहनत कशों के, आम लोगों के, कॉमन पीपल के, आवाम के नुमाइंदे होने की हैसियत से आओ मिलकर इसको हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।